Good morning, students. Welcome to our YouTube family, Utkish classes. This is part 4 of chemical bonding. In our last lecture, we covered hybridization and SEPR theory in detail. Today, we are going to take hybridization one step ahead. We will learn hybridization in solid state, Drago compounds, the exception you must know for JE, and at the end, we will learn some important things and solve some important JEPYK questions. So stay focused. Let's begin. लास्ट वीडियो में हमने स्टेज नंबर 7 के बारे में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था स्टेज नंबर 7 में कि जब भी स्टेज नंबर 7 होगा तो हमारा पेंटागनल बाई पिरामिड बनता था। ज्योमेट्री क्या होती थी? पेंटागनल बाई पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखता था कि 7 कॉर्नर्स पे 7 एटम होंगे। तो एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा। पर अगर स्टेज नंबर 7 है उसमें से एक लोन पेयर होगा और 6 साइड एटम होंगे। अगर इस तरीके से स्टेज नंबर 7 आया था तो हमने पढ़ा था उसमें ऑक्टाहेड्रल क्या बनता था? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता था। तो अब क्या होगा जब स्टेज नंबर 8 आ जाएगा? हालांकि 8 की एग्जांपल हमारे कोर्स में नहीं है, तब भी हम लोग एक एग्जांपल याद करेंगे IF8 का। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखें, मतलब IF8 को, तो इसमें आयोडीन में आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। माइनस लगा हुआ था, एक ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अब 8 शेयर हो गए फ्लोरीन के साथ, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे शेयर हो गए फ्लोरीन के साथ। तो जीरो लोन पेयर प्लस साइड आइटम कितने हैं? 8। तो स्टेज नंबर कितना हो गया? 8। अब ये डिफरेंट स्टेज नंबर है, यूनिक स्टेज नंबर, तो इसमें याद रखिएगा जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होती है। मतलब क्या कि एक स्क्वायर का प्रिज्म बनेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रिज्म बनाया हुआ, ये स्क्वायर प्रिज्म होगा, ठीक है। और बीच में सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे। अब एक और प्रिज्म जो उल्टा होगा, इसी वजह से एंटी प्रिज्म। एक प्रिज्म उल्टा, इसमें भी 4 एटम होंगे। यदि 4 एटम की अगर पोजीशन देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये ऐसे जगह 4 साइड एटम और बीच में क्या होगा? ये सेंट्रल एटम होगा। और ये जो प्रिज्म होगा ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा ऊपर से। जैसे अगर देखिए ये नीचे वाला और बेस को अगर हम ये कलर देखें, ये ब्लू वाला कलर, तो इसमें नीचे जो है वो इस तरह से होगा और दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा कि ऊपर से हमको दोनों फेस दिखाई दे रहे होंगे, एक के ऊपर एक नहीं होंगे, सेम साइड पे नहीं होंगे, वो थोड़ा सा टिल्टेड साइड पे होंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। खाली एक एग्जांपल आपको याद रखना है, IF8 का। बाकी हमारे कोर्स में स्टेज नंबर 7 ही तक हमको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होता है। तो हमारा न्यू टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमारा एक मॉलिक्यूल है PCl5। अब ये जो PCl5 है ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं PCl5 के। तो जब ये आयंस में टूटता है तो कुछ इस तरीके से टूटता है, PCl PCl। आपको ऐसे लिख लेना है सबसे पहले, और एक में लगाना है 4, एक में लगाना है 6, तो टोटल Cl10 हो जाएंगे। अब ये याद ही करने वाला है तो हमको इसी तरीके से याद कर रहे हैं। क्या PCl लिखा, एक जगह लगाया 4, एक जगह 6, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो फिर से वही बन जाएगा। तो हमको इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, अनइक्वल करना है। तो एक में PCl4 कर दिया, एक में PCl6। अब एक में Cl ज्यादा किया है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा किया है, तो उसमें आपको माइनस लगा देना, और एक में कम किया तो उसमें प्लस। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किया उसमें माइनस। तो कुछ इस तरीके से आयंस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में आपको कार्बोकैटायन का बताना, मतलब कैटायन का बताना है, कैटायनिक पार्ट ऑफ PCl5, ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन में। तो PCl4 का हम लोगों को अगर बताना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो फॉस्फोरस में टोटल आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। फॉस्फोरस से 5 होते हैं, जिसमें से एक प्लस है, यानी कि एक जा चुका है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नीचे कितने? 4। और चारों क्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, यानी 0 लोन पेयर प्लस 4 साइड आइटम। तो टोटल स्टेज नंबर कितना आएगा? 4। और जब 4 स्टेज नंबर आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन को पता है क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कोई ज्योमेट्री कोई पूछ देगा तो आपको क्या बताएंगे आप? टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसी तरीके से अगर कोई PCl6 माइनस का यानी कि एनायनिक पार्ट का पूछ देता तो हम लोग कैसे करते? तो फॉस्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और एक माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड चुका है तो 6 हो गए।
और 6 क्लोरीन साथ शेयर हो चुके हैं, यानी 0 लोन पेयर बचेंगे। लोन पेयर 0 है, साइड आइटम यहाँ पे कितने 6, तो स्टेज नंबर क्या हो जाएगा, स्टेज नंबर 6। लोन पेयर प्लस साइड आइटम होता है स्टेज नंबर 6। अब 6 का स्टेज नंबर का हमको ज्योमेट्री पता है क्या होती थी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे PCl5 का। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह से ये आयंस में हम टूट रहा है। तो मैंने इजी तरीका बताया कि आपको PCl लिखना है, फिर एक जगह 4 एक जगह 6। अब जहां पे आप एक्स्ट्रा क्लोरीन लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, वहां पे आपको माइनस लगाना है और कम वाले में प्लस लगाना है। इसी तरीके नेक्स्ट है PbR5। अब PbR5 कैसे टूटता है, इसमें ब्रोमीन अलग हो जाता है, Br- अलग और PbR4 अलग, और एक एनायन जा चुका है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, PbR4 प्लस और Br- अलग। अब क्योंकि इसका तो निकालेंगे नहीं हम लोग, Br- का तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो PbR4 यानी कैटायनिक पार्ट ऑफ PbR5 का, कैटायनिक पार्ट ऑफ PbR5 का हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछेगा तो हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, वही टोटल आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन कितने हैं पीबीआर के, फॉस्फोरस के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, एक जा चुका है प्लस का साइन है तो 4, और चारों ब्रोमीन से शेयर हो गया, यानी 0 लोन पेयर प्लस साइड आइटम 4, यानी स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। अगर कोई ज्योमेट्री पूछेगा तो टेट्राहेड्रल। तो कुल मिला के आपको खाली याद करना है यहाँ पे क्या, PbR5 कैसे टूटेगा, PbR4 प्लस में और Br- में। ऐसे ही XgF6 कैसे टूटेगा, अब वो हम लोग याद करेंगे। तो XgF6 कुछ इस तरीके से टूटता है, इसमें भी फ्लोरीन निकल जाएगा, तो XgF5 प्लस और F- अलग। अब F- को तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, तो XgF5 प्लस का, यानी कि कैटायनिक पार्टी का निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग अभी तक निकालते आ रहे हैं कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन में होते थे, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, जिसमें से एक प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी बचेंगे कितने 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 में से 5 शेयर हो चुके हैं, 5 शेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर अगर कोई बोलेगा तो एक लोन पेयर, लोन पेयर कितना एक, और साइड आइटम कितने हैं 5, यानी स्टेरिक नंबर जो आएगा हमारा क्या आएगा, लोन पेयर प्लस साइड आइटम 6 स्टेरिक नंबर आया। अब स्टेरिक नंबर 6 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था d2 होगा तो हम लोग पहले d2 कौन से ऑर्बिटल लेंगे, तो मैंने बताया था कि पहले जब लेंगे तो dz² और नेक्स्ट में dx² y²। अब जब तीसरा d लेने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम लोग लेंगे dxy। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा N2O5। तो N25 कैसे टूटेगा, तो सबसे पहले आपको NO और NO लिख लेना है। अब 5 ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो एक जगह 3 एक जगह 2। अब जहां पे 3 ऑक्सीजन लिखा है वहां पे आपको, क्योंकि एनायनिक पार्ट ज्यादा हो गया है तो वहां पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है वहां पे प्लस लिख दिया। अब NO3 माइनस का कोई कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, नाइट्रोजन में टोटल आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, एक माइनस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 ऑक्सीजन का शेयर होती है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन 2 शेयरिंग करता है, हम लोग तब से पढ़ रहे हैं। तो 0 लोन पेयर प्लस साइड आइटम 3, यानी स्टेरिक नंबर क्या आएगा 3, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अगर कोई इसका पूछेगा कैटायन का, तो 5 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, एक प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे तो बचे कितने 4, और चारों शेयर हो चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, तो लोन पेयर कितने 0, यानी स्टेरिक नंबर कितना आएगा, साइड आइटम जितने यानी 2, स्टेरिक नंबर कितना आएगा 2, और स्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसका sp हाइब्रिडाइजेशन।
ऐसे ही N2O3 का, तो N2O3 किस तरीके से टूटेगा, तो इसमें भी सबसे पहले आपको NO और NO लिख लेना है। अब क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, यानी यहाँ पे आपने 2 लिख लिया और यहाँ पे 1 ही रहने दिया। तो अब 2 जहां लिखा है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा तो माइनस और दूसरी जगह प्लस, तो NO2 माइनस और NO प्लस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 जा एक 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया, यानी कि एक लोन पेयर प्लस एक साइड एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। स्टेरिक नंबर कितना है 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। ऐसे ही यहाँ पे 5 टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होंगे ऑटोमोशेल में, एक माइनस लगा हुआ है यानी टोटल 6 में से 4 तो ऑक्सीजन शेयरिंग हो चुकी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर कितना 1, तो एक लोन पेयर प्लस 2 साइड एटम, यानी स्टेरिक नंबर कितना आएगा 3 स्टेरिक नंबर आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा C2O6। तो अभी तक हम लोग तोड़ना सीख चुके हैं, जैसे कि किस तरह से तोड़ रहे हैं XCF6 को। यहाँ पे आपको बस ये 2 एग्जांपल याद रखना है, XCF6 और ये PBr5। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको यहाँ याद रखना Br और F को हमने निकाल दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन हटाया तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर यहाँ पे जो O वाले हैं वो बहुत ईजी है, आपको बस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा रखेंगे वहां माइनस कर देना है। जैसे O3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी इधर ज्यादा कर दिया मैंने तो माइनस लगा दिया, इधर ज्यादा कर दिया तो माइनस, इधर कम है तो प्लस, सिंपल सा। इसी तरीके से इसको भी तोड़ेंगे हम लोग। कैसे, Cl2O6 को पहले Cl लिख लिया। अब ऑक्सीजन 6 है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक जगह हम लोग लिखेंगे 4, एक जगह लिखेंगे 2। जहां 4 लिख देंगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है तो वहां माइनस, और जहां कम है वहां पे प्लस, तो ClO4 माइनस और ClO2 प्लस लिख दिया हम लोग ने। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो 8। अब 8 ऑक्सीजन से शेयर हो चुके हैं, क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, तो 0 लोन पेयर प्लस साइड एटम 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आएगा sp3। ऐसे ClO2 में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस है यानी कि एक जा चुका है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिसमें एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर प्लस 2 साइड आइटम, यानी कि स्टेज नंबर 3 आया, और 3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर आपको यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं कि स्टेज नंबर और ये लोन पेयर कैसे निकाल रहे हैं, तो आपको पहले 2 वीडियो जरूर देखने पड़ेंगे। अगर अब वो 2 वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। तो हमने जितने भी हमारे कोर्स में हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में थे वो सब हमने कवर कर लिया है। तो जेई में एक जैसे क्वेश्चन आया था, द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट। तो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग गैसेस स्टेट में देखेंगे, तो फॉस्फोरस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों क्लोरीन ने शेयर कर लिया है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 5, और 5 का हमको पता है ज्योमेट्री क्या होती है TBP, और क्योंकि लोन पेयर 0 तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, यानी शेप भी क्या होगा TBP, यानी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। पर ये गैसेस फेज में होगा, और हमने अभी सॉलिड स्टेट में देखा कि PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है। PCl5 के 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े रहते हैं जो आयंस में टूटते हैं, कैसे PCl4 और PCl6। अब जिसमें ज्यादा है वहां पे माइनस, और जिसमें कम है उसमें प्लस। तो PCl4 का जो अगर ज्योमेट्री देखेंगे या शेप देखेंगे तो क्या होगा, 5 होते हैं, एक चला गया 4, यानी कि क्लोरीन के साथ शेयर किया तो स्टेट नंबर का 4 आया, और 4 का क्या होता है टेट्रा हेड्रल। ऐसे PCl6 का 5 होते हैं, एक माइनस यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 क्लोरीन का शेयर यानी ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन देखिए बताया गया PCl4 टेट्राहेड्रल, जो हमारा आंसर आया अभी। ऐसे PCl6 ऑक्टाहेड्रल, वो भी आया, यानी ए ही हमारा आंसर होगा। अब नया टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड हम लोग पता कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले हम लोग चीज डिवाइस कर लेते हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का अगर हम लोग शेप देखेंगे
तो कुछ इस तरीके से होता था, एक लोब बहुत बड़ा होता था, एक बिल्कुल छोटा होता था। जो छोटा लोब होता है वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है, तो ओवरलैपिंग खाली एक बड़ा लोब करेगा, नहीं एक ही लोब करेगा, यानी 1:1 की ओवरलैपिंग होगी। इससे ये पता चलता है कि खाली सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी नहीं बना पाता है। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बना पाएगा। ऐसे ही एस में देखेंगे तो एस का शेप कुछ इस तरीके से होता था, तो ये भी इसमें एक ही लोब है, तो ये भी 1:1 की ओवरलैपिंग करेगा, और जब 1:1 की ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। पी, अब पी के पास शेप ऐसा होता है, तो कभी कभी वो एक लोब अपना इस्तेमाल करता है ओवरलैपिंग में, कभी कभी दोनों। तो जब एक करेगा तो सिग्मा, पर जब दोनों कर देगा तो पाई बॉन्ड बन सकता है। पी पाई बॉन्ड बना सकता है और सिग्मा भी बनाता है। डी भी पाई बॉन्ड बना सकता है और सिग्मा भी बना सकता है। तो पाई के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पाई में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। एस ऑर्बिटल भी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? सिर्फ पी और डी। ऐसे पीरियड सेकंड बात करें तो पीरियड सेकंड जो हमारा होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पीरियड सेकंड के हैं। तो ये पाई बॉन्ड में अपना डी ऑर्बिटल कभी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं इनके में। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, खाली एस ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड में sp होता है, थर्ड पीरियड में sp_d आता है। तो इसमें सेकंड पीरियड में जो सेकंड पीरियड है उसमें कभी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाने में यूज नहीं करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एस ऑर्बिटल तो वैसे भी पाई बॉन्ड में ही फॉर्म होता है। अब पीरियड सेकंड का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पी जो भी पाई बनेगा वो खाली पी ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं उनके में, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब पीरियड सेकंड से जो ज्यादा होगा उसमें एस ऑर्बिटल तो कभी बनाता नहीं, हमको पता ही है, और जो ज्यादा होगा उसमें पी भी बना सकता है और डी भी बना सकता है। जो पीरियड नंबर सेकंड से ज्यादा होगा, यानी कि हो गया हमारा सपोज सिलिकॉन हो गया या सल्फर, सेलेनियम, तो ये सब जब होंगे तो ये अपने डी ऑर्बिटल को भी यूज कर सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने में, तो इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। अब जैसे पता करते हैं हम लोग एक एक मॉलिक्यूल में, जैसे सबसे पहले एग्जांपल है हमारा SO3 में, तो इसमें दो एलिमेंट है, एक सल्फर और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग आउटरमोस्ट शेल में लिखेंगे तो 2s होता है और 2p होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दो ऑर्बिटल खाली हैं और दोनों किसके? p के, यानी ये अपने जो यूज करने वाला है ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल, वो p ऑर्बिटल यूज करेगा। तो ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग में कौन ऑर्बिटल है? p, और दोनों p ओवरलैप, दोनों ही ऑर्बिटल क्या है? p खाली है। अब सल्फर का देखेंगे तो सल्फर का कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, 1 2, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, पर हाइब्रिडाइजेशन भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमेशन, और 6 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो चुके हैं, यानी 0 लोन पेयर, 3 साइड आइटम, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका? sp2। तो अगर हम लोग देखें तो s और 3 p में से 2 p तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, और बाकी बचा इसके डी ऑर्बिटल्स। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, मतलब जो हमारा ओवरलैपिंग में यूज हो जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में इतना ऑर्बिटल तो यूज हो गया, एक s और 2 p का यूज हो चुका, तो बचे क्या हमारे p और d। तो sp2, sp2 और sp2, ऐसे 3 ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 स्टेट नंबर था तो 3 ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। बचे इसके पास क्या? p और d बचे। तो अगर SO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो SO3 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बने, तो 3 सिग्मा, क्योंकि हमको पता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, तो ये जो 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं वो सिग्मा बनाएंगे, और 3 पाई बने। तो 3 पाई में एक p ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 यहाँ पे d के इस्तेमाल होंगे, जो d ऑर्बिटल सल्फर के पास होता है तो वो यूज करेगा। तो अगर हम लोग का 3 पाई के बारे में पूछेंगे तो कौन सा? सल्फर का और ऑक्सीजन का लिखें, तो ऑक्सीजन ने तो हमेशा p यूज किया हुआ है, तीनों ऑक्सीजन ने अपने p यूज किया है पाई बनाने में। सल्फर ने क्या यूज किया है? एक बार p और 2 जगह d ऑर्बिटल यूज किया है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कोई पूछेगा तो 3 पाई है, जिसमें से एक p पाई है और 2 d पाई बॉन्ड है। इस तरह से हम लोग पता करते हैं, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप साइड आइटम के ऑर्बिटल देख लीजिए कौन सा यूज होने वाला है, तो p ऑर्बिटल यूज होने वाला है। फिर हमने सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाएगा कितने p इसके हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, जो सिग्मा बनाएंगे। तो एक ही p बचा था इसके पास, तो एक p और बाकी 2 d यूज होंगे, तो तीनों
बॉन्ड बनाने थे यहाँ पे पाई के। ऐसे ही एक एग्जांपल और करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि SO2। तो SO2 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब लूज डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से लूज डॉट स्ट्रक्चर इसका SO2 का होगा। अब इसमें हमको दिख रहे हैं 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर और 2 साइड एटम, यानी 3 आएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा हमारा sp2। हाइब्रिडेशन क्या आया हमारा sp2। तो अगर सल्फर का हम लोग लिखें तो एक सल्फ तीन तीन ऑर्बिटल इसके बनेंगे sp2 हमारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। जैसे ये 3 हाइब्रिडाइज होके नए ऑर्बिटल बना लेंगे, तो क्या बनेंगे sp2 sp2 sp2। ये 3 नए ऑर्बिटल बन गए और बाकी बचे क्या, एक p बचा और बाकी d बचेंगे। अब 2 सिग्मा मुझको दिख रहे हैं, तो 2 सिग्मा यूज हो गए होंगे किसमें, सिग्मा बॉन्डिंग बनाने में। मतलब ये 2 जो sp2 के ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बनाने में यूज हो गए होंगे। तो एक ऑर्बिटल जो होगा वो लोन पेयर, एक ऑर्बिटल क्या रखेगा, लोन पेयर को रखेगा, क्योंकि हमको पता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही लोन पेयर रहते हैं। तो ये जो हुआ वो लोन पेयर और ये 2 सिग्मा फॉर्म कर ले रहे हैं। अब पाई बॉन्ड 2 बचेंगे, तो 2 बनेंगे तो एक पी यूज होगा और एक डी यूज होगा। तो अगर हम उसको अच्छे से लिख लें तो सल्फर और ऑक्सीजन में हमको पाई बॉन्ड पता करना था, तो सल्फर ने पी यूज किया अपना, ऑक्सीजन तो पी यूज करेगा और एक बॉन्ड में पी पाई और एक बॉन्ड डी पाई पी पाई बना। तो SO3 में हम लोग देख लिया और SO2 में देख। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है XgO4। इसके बारे में हम लोग बॉन्डिंग पता करते हैं। तो इसमें भी ऑक्सीजन तो जो यूज करेगा वो अपना पी बॉन्ड यूज करेगा, चारों ऑक्सीजन अपने पाई बनाने के लिए पी यूज करेंगे और सिग्मा बनाने के लिए भी पी यूज करेंगे, क्योंकि इनका हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल खाली है वो पी ही है। पर जेनॉन जेनॉन में देखें तो ये मैंने बनाया एस, ये पी, ये डी बना दिया। अब कितने sp हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो इसका अगर हम लोग निकाले हाइब्रिडाइजेशन तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ऑक्सीजन से शेयर हो चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड शेयर करेगा। तो अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन में तो इसका आएगा कितना, स्टेरिक नंबर इसका जो आया है वो क्या आया है, साइड एटम 4 है, 0 लोन पेयर यानी कि sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना आया था, 4 आया था। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इसमें क्या होगा कि s और p3 यानी 3 p चले गए हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, यानी इसका p ऑर्बिटल कोई भी नहीं बचा इसका पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल कर लिए हैं। जैसे 4 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन करके 4 नए बना लिए, sp3 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 sp3। मतलब ये चारों खत्म हो चुके हैं और नए 4 ऑर्बिटल बन चुके हैं और बचे क्या है, ये 4 और फिर डी के बचे हैं। अब पाई बॉन्ड जब बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो जेनॉन जो यूज करेगा वो हमको पता है कि डी ऑर्बिटल को यूज कर पाएगा, क्योंकि पी तो इसके पास है नहीं और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स पाई बनाते नहीं है। तो जेनॉन अपना डी ऑर्बिटल और कितने बनेंगे, Xg4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वो अपने 4 पाई बनेंगे और चारों पाई में वो अपने डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ एक एक पी उसका ऑक्सीजन का और जेनॉन का डी ऑर्बिटल। तो यहाँ चारों जो पाई बॉन्ड बने वो क्या बने, डी पाई। और सिग्मा 4 कैसे बने होंगे, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और जेनॉन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा p के साथ, और एक p के साथ d ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया होगा। d ऑर्बिटल आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ p तो तीनों जो p तीनों थे वो sp3 हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज हो चुके हैं तो वो तो सिग्मा ही बनाएंगे, पाई नहीं बनाएंगे, खाली बचा क्या, d ऑर्बिटल। नेक्स्ट है XgO3। तो ऑक्सीजन तो वैसे भी एज यूजुअल इसके 2
पी ऑर्बिटल खाली होंगे, जिसमें से एक वो सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा। और जेनॉन, तो जेनॉन में एक लोन पेयर है और 3 साइड एटम, यानी स्टेरिक नंबर कितना आया 4। 4 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। sp3 होगा तो इसके अगर हम लोग वो देखें तो s और 3p और बाकी 5d। तो sp3 है, यानी कि एक s और 3p हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, एक s 3p हाइब्रिडाइज हो चुके हैं और नए 4 ऑर्बिटल बना दिए हैं। नए 4 ऑर्बिटल बने कौन से sp3 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 और sp3। तो तीनों p जा चुके हैं, अब बचे क्या 5d और 4 sp3 ऑर्बिटल बचे। अब xenon XeO3 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, इस तरीके से होगा XeO3 का। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से 3 सिग्मा मुझे दिख रहे हैं और 3 पाई दिख रहे हैं। तो 3 सिग्मा जो हुए होंगे वो इन 3 ऑर्बिटल सिग्मा में चले गए होंगे और एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने लोन पेयर को रखा होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई तो बॉन्ड कभी बनाता नहीं, तो पाई कौन बनाएंगे, 3 जो पाई दिख रहे हैं मुझको वो 3d दिखेंगे, 3d। ये 3 जो d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बनाएंगे पाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे पूरा बायोडाटा लिखे तो जेनॉन ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड का वो लिखे, तो जेनॉन ने अपने 3d यूज किए हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए और 3 ऑक्सीजन ने अपने एक एक p ऑर्बिटल यूज किया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और सिग्मा तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, सिग्मा किसने यूज किया है, जेनॉन अपना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज कर रहा है और ऑक्सीजन अपना एक p ऑर्बिटल यूज कर रहा है सिग्मा बनाने के लिए। पर हम लोग ज्यादातर पाई बॉन्ड के लिए पता करते हैं और पाई बॉन्ड पता करने के लिए आता है, तो पाई में डी पाई डी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो XeO4 में भी हमने पता कर लिया, XeO3 में भी पता कर लिया, तो काफी ज्यादा एग्जांपल कर लिए, आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। ऐसे नेक्स्ट है हमारा H2SO4 एंड CO2। तो सबसे पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है। SO4 2 माइनस हमने बना दिया है। अब इसमें खाली हम लोगों को SO4 का निकालना है एक तरीके से, इतने इतने का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा और पाई बॉन्डिंग बतानी पड़ेगी। तो SO4 2 माइनस का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो साइड एटम 4 लोन पेयर 0, यानी स्टेट नंबर कितना है 4, यानी सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना होगा sp3 होगा। हाइब्रिडेशन क्या आया sp3। समझ में आपको sp3 कैसे है, क्योंकि सल्फर के आप साइड एटम देखेंगे तो 1 2 3 4 और उसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। तो 0 लोन पेयर 4 साइड एटम, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3। तो sp3 यानी सल्फर ने अपना पूरा s और 3 p हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिए हैं। बचेगा खाली पाई बनाने के लिए d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल ही बचेंगे पाई बनाने के लिए, क्योंकि sp के हिसाब से हाइब्रिडेशन के हिसाब से ये 3 तो जा चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइज होने में, तो बचे क्या खाली d। तो जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड को 2 दिख रहे हैं, तो जो 2 पाई बॉन्ड बने होंगे वो सल्फर और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन तो अपना पी बॉन्ड यूज पी ऑर्बिटल यूज करेगा हमको पता है, और सल्फर ने क्या यूज किया है अपना डी और डी। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, सॉरी पाई बॉन्ड कैसे बना है डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्ड बना हुआ है H2SO4 में। ऐसी CO2 की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कुछ इस तरह से दिखता है, यानी एक सिग्मा और एक पाई बना है एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ऐसे टोटल देखें 2 सिग्मा और 2 पाई हैं। तो कार्बन का लोन पेयर 0, साइड एटम 2, यानी स्टेट नंबर क्या आया sp। तो कार्बन का अगर हमने बनाया कुछ इस तरीके से, कि कार्बन पीरियड नंबर 2 में होता है, यहाँ पे d ऑर्बिटल होंगे नहीं, तो इसने sp हाइब्रिडाइज हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, यानी कि इसका एक s और एक p हाइब्रिडाइज हुए हैं, यानी 2 p अभी भी बचेंगे और इन्हीं 2 p को वो यूज करेगा क्या पाई बॉन्ड बनाने में।
तो इसके ने दो हाइब्रिडाइजेशन हुए, दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किए और sp दो नए ऑर्बिटल बन गए और एक बचा क्या p, एक बचा क्या p। अब sp जो बॉन्ड बना होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा, तो दो सिग्मा बने तो इन्होंने कार्बन ने सिग्मा बना लिया और ये p ने क्या बनाए होंगे, पाई। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हुई होगी, पी पाई हुई होगी, पी पाई जो दो पाई बॉन्ड बने वो पी पाई बने होंगे। और यहाँ पे अगर इस तरफ सल्फर इसमें देखेंगे H2SO4 में, तो यहाँ जो दो पाइप दिख रहे हैं उसमें डी पाई यूज हुए हैं। पी क्यों नहीं हुआ सल्फर का, क्योंकि पी ऑलरेडी हाइब्रिडाइज हो चुका था। वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा खाली क्या बनाते हैं, सिग्मा ही बनाते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, ये IIT JEE में आया था 2000 में, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड XeF4 आर। अब मॉलिक्यूलर शेप बताना है SF4 का क्या होगा, तो हम लोग तब से करते आ रहे हैं। सल्फर के आटोमोशोल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, तो एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर प्लस 4 साइड एटम, स्टेट नंबर क्या आएगा, 5। तो TBP होने वाला है, बट क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप पूछा गया, तो कुछ इस तरीके से सल्फर को हम लोग बनाए। तो सॉरी, ये तो हमने ट्राइंगुलर प्लेनर बना दिया, ठीक है। ऐसे CF4 का, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों फ्लोरीन से शेयर हो गए, जीरो लोन पेयर, तो स्ट्रेन नंबर 4 आएगा नहीं, टेट्राहेड्रल, तो CF4 कुछ ऐसा बने, इस तरह से बनेगा। XeF4 में ज़ेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन से शेयर हो गए, 4 बचे यानी 2 लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर पर 4 साइड आइटम यानी 6 स्टेट नंबर। तो 6 का कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से फ्लोरीन 4 एक प्लेन में आ जाएंगे और लोन पेयर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब इसमें क्या बताना है हम लोगों को, द सेम विथ टू, मतलब सबके लोन पेयर क्या है, सेम है, 2 0 1, मतलब शेप तीनों का सेम है और लोन पेयर क्या है, 2 0 1 है। तो SF4 में 2 नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो लाइन से लिखे हुए हैं, तो SF4 में 2 तो नहीं है। सेम शेप भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो शेप भी सेम नहीं है पहली बात। द डिफरेंट डिफरेंट शेप तो है, क्या पहले में 0 लोन पेयर है, नहीं, पहले में एक लोन पेयर है, तो ये भी गलत। अब फोर्थ ऑप्शन क्या, डिफरेंट शेप है, हाँ सही है, विथ लोन पेयर 1, हाँ एक लोन पेयर, विथ 0 लोन पेयर, यस 0 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो अगर आपने तीनों चारों वीडियो फॉलो किए होंगे तो आप ऐसे PYQ जेई के आराम से लगा सकते हैं। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आया था, इसमें हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ए वाले कार्बन का और ये बी वाले कार्बन का और इस सी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है हम लोगों को। तो अगर इस ए वाले कार्बन पे हम लोग फोकस करें तो यहाँ पे आपको दिखते हैं 3 साइड आइटम है और एक इधर से साइड आइटम है, यानी 4 साइड आइटम है, 0 लोन पेयर, 4 साइड आइटम 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 4 स्टेरिक नंबर यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 तो सभी ऑप्शन में, सेकंड बी वाले का देखें तो बी में साइड आइटम अगर आप गिनेंगे तो इस वाले बी में साइड आइटम देखो, ये एक है, ये 2 और ये 3 साइड आइटम है और 0 लोन पेयर, 3 साइड आइटम 0 लोन पेयर यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो पहला था sp3, दूसरा sp2, तो sp3 sp2 किसमें है, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन में गलत है, डी ऑप्शन गलत है, बी और सी में से कोई सही हो सकता है। अब सी को देखेंगे हम लोग, इस वाले को देखें तो यहाँ पे साइड आइटम देखो, तो एक साइड आइटम ये कार्बन का, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 साइड आइटम यहाँ पे भी हैं और 3 साइड आइटम यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो sp3 sp2 sp2 हमारा ऑप्शन है सी, तो सी इज अ राइट आंसर, तो सी हमारा क्या होगा, सही जवाब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का लगातार मूवमेंट करना, कोई बोलते थे हम लोग रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होगा कब,
तो उसके लिए आपको ऐसा कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ए बी सी में 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, तो उसमें एक डबल बॉन्ड, और सी पे क्या होगा, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या रेडिकल भी हो सकता है। तो जब ऐसा कुछ आपको दिखेगा, वहां पे आप रेजोनेंस करेंगे। क्या बता रहा हूँ कि दो एटम डबल बॉन्ड शेयर करेंगे, उसके जस्ट बगल वाले के पास क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा या प्लस का चार्ज होगा या रेडिकल होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वहां पे हम लोग रेजोनेंस करेंगे। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट का। कार्बोनेट में हम लोग रेजोनेंस देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लूज डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा, कार्बन के साइड में हमने 3 ऑक्सीजन रख दिए। अब क्योंकि 2 पे माइनस लगा हुआ है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो बस ये एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर करने वाले हैं, और ये जो बचा ये 2 बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी माइनस होगा तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। तो एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन पे लगा दिया, दूसरा माइनस दूसरे ऑक्सीजन पे लगा दिया। अब क्वेश्चन आता है एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस क्यों नहीं लगा दिए, तो कभी भी एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस स्टेबल नहीं होता है। तो ये कार्बोनेट का हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, तो हमने कहा था रेजोनेंस के लिए क्या कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इधर देखें इस तरफ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है माइनस है, और उसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ तक यहाँ भी माइनस है, उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस कर सकता है। तो होगा क्या, सबसे पहले ये माइनस चार्ज जो दिख रहा है आपको, ये जाएगा यहाँ पे ऐसा पाई बॉन्ड बनने, और जो पाई बॉन्ड है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और रेजोनेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। क्या बता रहा हूँ, ये माइनस साइन इधर पाई बॉन्ड बनने, और ये पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे एज ए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग, अब क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है अब ये जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन बनने, और ये पाई चला जाएगा दूसरे ऑक्सीजन पे ऐसा माइनस चार्ज। तो कुछ इस तरीके से ये माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अब पाई आ गया। अब देखिए कि पाई तीनों जगह जा चुका है क्या। तो अगर पहले स्ट्रक्चर में देखें तो हमारा, पहले स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरफ ऑक्सीजन पाई बॉन्ड था, दोबारा इस तरफ, और लास्ट में हमारा जो है वो नीचे वाले ऑक्सीजन पे, यानी तीनों जगह पाई बॉन्ड बन चुका है। यानी कि अब इसके अलावा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 हो गए कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड पर जो है वो रियल होता है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया कार्बोनेट। फिर क्या होगा, अब क्योंकि पाई बॉन्ड तीनों जगह शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग तीनों जगह पार्शियल पाई बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। और माइनस चार्ज भी तीनों जगह शिफ्ट हो रहा है, तो एक माइनस, सॉरी माइनस चार्ज 2 थे टोटल, और 3 जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो 3 में बढ़ जाएगा वो। तो -2/3 चार्ज तीनों ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा। और डबल बॉन्ड भी, एक डबल बॉन्ड 3 जगह शिफ्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है। पहले हमने कार्बोनेट बना लिया, अब क्योंकि एक पाई बॉन्ड था 3 जगह शिफ्ट हो गया, तो तीनों में हम लोगों ने पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दिया। और -2 चार्ज था जो 3 ऑक्सीजन पे शेयर हुआ, तो -2/3 कर दिया। अब ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये रियल होता है। ये क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे अगर नॉर्मल में पूछेंगे, तो यहाँ जैसे अगर ए बी में डबल बॉन्ड ऑर्डर पूछो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 दिख रहा है मुझे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। पर यहाँ पे अगर मैं पूछूं रेजोनेटिंग हाइब्रिड में यहाँ पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। आपको क्या करना है, पहले तो एक सिग्मा होगा, तो एक तो है ये, फिर जो एक पाई था वो 3 जगह बढ़ चुका है, यानी 1/3। तो 1 + 1/3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 1/3।
जो कितना हो जाएगा 4/3, नियरली इक्वली क्या आ जाएगा 1.33। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा गिनेंगे तो हमारे पास 3 सिग्मा थे, पाई कितना था 1 डिवाइड बाई 3, तो 4/3 ऐसे भी आएगा, और डिवाइड कर देंगे तो 1.33 आएगा। ये समझ में आया। दूसरा पहला वाला तरीका क्या किया हम लोगों ने कि टोटल सिग्मा गिने, अगर एक के बीच में देखें तो, इसके बीच में देखें तो एक सिग्मा था सीओ के बीच में, यहाँ पे देखें तो एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड था टोटल, जो 3 जगह बढ़ गया था, तो एक पे को कितना मिलेगा, उसका तिहाई हिस्सा मिलेगा 1/3, तो 4/3 हो गया, तो एक के बीच में 1.3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और फॉर्मूले से निकालेंगे तो और इजी पड़ जाएगा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा कर देंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। अब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज्यादा होती है। क्या बता रहा हूं मैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा, और उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी छोटी। ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग सल्फेट का बनाते हैं। तो सबसे पहले सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा सल्फेट का, 2 माइनस यहाँ पे भी होंगे। अब क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है माइनस, उसके जस्ट बगल में क्या है डबल बॉन्ड, तो ये माइनस क्या जाएगा डबल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से दिखाई देगा स्ट्रक्चर हमारा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ एज इट इज रहा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज में, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये माइनस हो गया है, और ये पाई बॉन्ड हो चुका है, ये एज इट इज, और यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ये माइनस में, और ये पाई बॉन्ड में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा, ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। आपको तब तक शिफ्ट करते जाना है जब तक कि सारे कॉम्बिनेशन ना हो जाए। 4 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं अब तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस इधर, और ये डबल बॉन्ड इधर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखाई देगा, तो इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, ओ माइनस, और डबल बॉन्ड इधर भी माइनस रहेगा। अब लास्ट स्टेप, 5 स्ट्रक्चर हो चुके हैं, और सल्फेट के 6 होते हैं। तो लास्ट में क्या होगा, ये जो माइनस है ये पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ माइनस। ये ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस शिफ्ट करते रहना है, और सारे स्ट्रक्चर में देखना सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो चुके हैं कि नहीं। अगर हम लोग जैसे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, इधर इधर पे डबल बॉन्ड है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए इस तरह डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है, फिर ये इस तरह से, वो लास्ट में सीधा सीधा। तो देखिए कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, सबका डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर फोकस करिए देखिए यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, इधर कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, और लास्ट वाला कुछ इस तरीके से। तो हम लोग इसका अब हाइब्रिड बना लेते हैं सल्फेट का। तो सल्फेट का हाइब्रिड कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने 4 सल्फर के साथ ऑक्सीजन जोड़ लिए कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि कितने सिग्मा थे टोटल, 2 पाई थे, और 4 जगह शिफ्ट हो रहे थे, तो चारों पे पार्शियल पाई आ जाएगा। इस बार 2 पाई 4 जगह शिफ्ट हुए तो एक जगह 1/2 पाई होगा। ऐसे टोटल चार्ज 2 माइनस का था, और 4 जगह शिफ्ट हुआ तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 का चार्ज होगा।
तो ये हुआ इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड सल्फेट का। अगर बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे मैंने बताया कि अगर दो एटम के बीच का बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर इसके बीच हम लोग पता करेंगे तो एक मुझको सिग्मा दिख रहा है और एक सिग्मा और पाई कितना दिख रहा है, क्योंकि दो पाई चार जगह शिफ्ट हुए थे तो एक जगह कितना आएगा, आधा पाई आएगा। तो एक पाई एक सिग्मा प्लस आधा पाई, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो हुआ वो 1.5 आया। अगर हम लोग फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले में क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा होता है। तो टोटल सिग्मा कितना थे, चार सिग्मा, पाई कितने थे, दो डिवाइड बाई चार, तो 6/4 यानी 3/2 यानी कि 1.5 बाउंड ऑर्डर आ गया। तो आप चाहे फॉर्मूले से करें चाहे कैलकुलेशन से कर सकते हैं कि टोटल दो पाई थे, चार जगह बट गए तो एक जगह पाई कितना आया होगा, 1/2 पाई आया होगा। और एक तो सिग्मा पहले से एक जगह, तो एक सिग्मा प्लस आधा पाई 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हमने सल्फेट का भी हाइब्रिड बना लिया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ओजोन का। अब नेक्स्ट है ओजोन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। तीन ऑक्सीजन हमने जोड़ लिए, दो को तो मैंने कोवेलेंट से जोड़ दिया। अब क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा कोवेलेंट बना दूंगा, इसको भी अगर मैं दो से जोड़ देता हूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट रख नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने लोन पेयर को शेड करता है एक एटम, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग किस तरीके से कोवेलेंट में दिखाते हैं, प्लस माइनस करके। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके यहाँ से प्लस और जो लेता है उससे माइनस। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे है, यानी कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये माइनस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइव माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो जो हुए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। अब यहाँ पे इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो अगर हाइब्रिड बनाए हम लोग कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले हमने सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब एक पाई दो जगह शिफ्ट हुआ है और माइनस एक माइनस दो जगह शिफ्ट हुआ है, तो माइनस हाफ और प्लस वन, तो टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज। तो चार्ज नहीं होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर, तो एक सिग्मा और आधा पाई यानी 1.5 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका ओजोन का। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है एसीटेट आयन का। तो एसीटेट आयन पे आप कॉन्जुगेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है और डबल बॉन्ड है, इतने भर में कॉन्जुगेशन है, इसके बाद नहीं। तो इधर इधर माइनस नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो खाली रेजोनेंस कहाँ पे होगा, अगर हम लोग बनाए कुछ इस तरीके से। अब ये माइनस क्या जाएगा, सबसे पहले इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3CO- और ये डबल बॉन्ड। अब इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, तो खाली इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, सिर्फ दो, एक दो। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो हाइब्रिड देखेंगे CH3CO, यहाँ पे पाई और यहाँ पे पार्शियल पाई। तो पार्शियल पार्शियल पाई, एक पाई बॉन्ड दो जगह शिफ्ट हुआ, यानी कि 1.5 का बॉन्ड रहेगा CO के बीच में। CO का बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1.5। और चार्ज एक माइनस दो जगह शिफ्ट हुआ है, तो माइनस हाफ और माइनस हाफ। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा एसीटेट आयन का। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग। अब कुछ और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेते हैं हम लोग। जैसे फॉस्फेट का रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अगर देखें तो चार ऑक्सीजन है और तीन माइनस है, यानी कि
3 ऑक्सीजन हमारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो यही डबल बॉन्ड चारों जगह शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब ये एक डबल बॉन्ड चारों जगह शिफ्ट होगा, तो ये इसका हाइब्रिड कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और 3 माइनस के चार्ज चार जगह शिफ्ट होंगे, यानी कि एक पे कितना आएगा, -3/4, -3/4, -3/4 और -3/4, क्योंकि -3 का चार्ज चार जगह डिवाइड हो गया। तो ये होगा हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा तो पीओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो एक सिग्मा तो हमको पहले से दिख रहा है, एक सिग्मा है, प्लस पाई कितना है, तो एक पाई था जो चार जगह डिवाइड हुआ, यानी एक जगह जो पाई आया होगा वो 1/4 पाई आया होगा। तो टोटल कितना हो गया होगा, 5/4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 5/4, नियरली इक्वल होगा जो 1.25 बॉन्ड ऑर्डर के। तो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का सबसे पहले स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कोऑर्डिनेट से बनता है, एक ऑक्सीजन को जोड़ता है, बाकी एक तो माइनस से लगा हुआ है और डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, ये हमको पता है। जब कोऑर्डिनेट को हम लोग कोवेलेंट में दिखाएंगे तो प्लस माइनस लगा देते हैं। अब एक पाई तीन जगह शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इसको जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक पाई मैंने तीन जगह शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख दो माइनस रहे होंगे, दो माइनस यहाँ दिख रहे होंगे, तो -2 तीन जगह शिफ्ट होना चाहिए, यानी -2/3 चार्ज होना चाहिए। पर एक प्लस भी है जो -1 को तो कैंसिल कर दे रहा होगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, यानी खाली टोटल एक माइनस का चार्ज है जो तीन जगह शिफ्ट होगा। तो चार्ज कितना आएगा, -1/3, -1/3, -1/3। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो एक माइनस है ये तो प्लस इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो बचा क्या, सिर्फ एक माइनस बचा जो तीन जगह शिफ्ट होगा, तीन में बढ़ जाएगा, तो -1/3 का चार्ज आएगा इस पे। ये बना इसका नाइट्रेट का हाइब्रिड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा टोटल कितने हैं, 3, प्लस एक पाई डिवाइड बाई सिग्मा, यानी 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो -1/3 चार्ज है और 4/3 बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसका एप्लीकेशन होता है एक रेजोनेंस का, जिसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं। तो हमने पर क्लोरिक एसिड लिया हुआ है और क्लोरिक एसिड लिया हुआ है, इसमें कंपैरिजन करेंगे कौन एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट बेस समझना होता है क्या होता है। तो कॉन्जुगेट बेस कुछ क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, तो जब ये H प्लस अपने हटा देगा, जो चीज बचेगी उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट बेस। जैसे नाइट्रिक एसिड का अगर मैंने बनाया HNO3, तो H प्लस NO3 1 माइनस, तो ये जो दिख रहे हैं मुझे सल्फेट और नाइट्रेट, ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस होते हैं। अब जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना ही बढ़िया एसिड होगा, क्योंकि यहाँ से H2SO4 इसको ये बनने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा होगा, तो आसानी से H प्लस देगा, और जो आसानी से H प्लस देगा वो उतना ही बढ़िया क्या होता है, एसिडिक होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब कोई एसिड H प्लस रिलीज करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतनी आसानी से H प्लस रिलीज करेगा, क्योंकि तभी एसिड सोचेगा कि यहाँ मैं जाकर स्टेबल होने वाला हूँ, तो आसानी से मैं H प्लस दे देता हूँ, तो आसानी से H प्लस दे देगा वो। तो अब इसमें हम लोग को चेक करना है पर क्लोरिक में और क्लोरिक एसिड में और क्लोरस एसिड में। पर क्लोरिक, पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस और हाइपोक्लोरस एसिड में चेक करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बेस में बनाऊंगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ClO4 1 माइनस। अब ClO4 माइनस का अगर हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ClO4 1 माइनस, इस तरीके से हाइब्रिड बन गया।
अब सॉरी ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हाइब्रिड कैसे होगा, तो अगर 3 पाई 4 जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगर मैं हाइब्रिड सीधा बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो। 3 पाई 4 जगह शिफ्ट हो गया और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -1 4 जगह शिफ्ट हो गया, -1/4 -1/4 -1/4 -1/4। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरेट आयन का बनाऊंगा, क्लोरिक एसिड से बना क्या क्लोरेट आयन, अब क्लोरेट आयन का जब मैं हाइब्रिड बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा वो। और -1 चार्ज जो होगा वो 3 जगह शिफ्ट हो जाएगा, 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो -1/3 -1/3 1/3। अब क्योंकि -1/4 चार्ज छोटा होता है कंपेरेटिवली -1/3 के, तो जिसपे चार्ज जितना कम वो उतना ही स्टेबल, तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये एसिड बढ़िया होगा इसके कंपेयर में। ऐसे ही HClO2 में देखेंगे तो HClO2 में क्लोराइड आयन जो होगा वो, उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा वो। दो लोन पेयर हो गए, स्ट्रक्चर बनना तो आ ही गया होगा अब तक हम लोग को, तो इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स का अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 पाई 2 जगह शिफ्ट हुआ है और -1 का चार्ज 2 जगह शिफ्ट हुआ है, -1/2 -1/2। अब क्योंकि -1/2 चार्ज ज्यादा बड़ा होगा -1/3 से, यानी ये स्टेबल कम होगा, यानी कि क्लोराइड आयन कम स्टेबल होगा क्लोरेट से। क्लोराइड आयन यानी क्लोराइड आयन जो होगा वो कम स्टेबल है क्लोरेट से, तो ये कम स्टेबल, तो ये एसिड भी कम क्या होगा, ये एसिड भी कम होगा कंपेरेटिवली इसके, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो कुछ इस तरह से ऑर्डर बन रहा है अभी। अब लास्ट वाला अगर हमारा है जो हाइपोक्लोराइट, तो हाइपोक्लोराइट का स्ट्रक्चर बनाया हम लोग तो इस तरह से बनेगा वो। एक माइनस हम लोग इसका बना रहे हैं, इसका Cl- का हाइपोक्लोराइट आयन का, और बाकी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक तो शेयर हो गया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इस तरीके से रहेंगे। अब इस पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, तो यानी -1 का चार्ज है, तो यहाँ पूरा -1 का चार्ज है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसका जो चार्ज था वो -1/4 का चार्ज आया था कॉन्जुगेट बेस पे, इसका -1/3, इसका -1/2 और इसका -1। तो लास्ट वाले में सबसे ज्यादा चार्ज है, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा, इसका सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये सबसे बेकार एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से होगी, सबसे ज्यादा HClO4 की, फिर HClO3 की, फिर HClO2 और लास्ट में HClO, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आया था कॉन्जुगेट बेस पे, अगर कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज देखे तो यहाँ -1 का आया था, यहाँ -1/2, यहाँ -1/3 और यहाँ -1/4। तो यहाँ सबसे कम चार्ज है कॉन्जुगेट बेस पे, यानी इसका बेस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये एसिडिक, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, यानी ये एसिडिक ज्यादा होगा, तो यहाँ पे चार्ज सबसे कम, फिर इसके कंपेयर में ये है, फिर ये, और लास्ट में सबसे बेकार एसिड HClO, यानी हाइपोक्लोरस एसिड। तो आज का लास्ट टॉपिक है ड्रैगोस कंपाउंड। तो ड्रैगो कंपाउंड क्या होते हैं, आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या, कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, जो बाकी एलिमेंट जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ, मतलब H के साथ, क्या याद करना है आपको, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको H पे फोकस करना है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो बाकी एटम्स होते हैं, वो हाइड्राइड्स जब बनाते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे तो उनका सीधा सीधा जो पी के ऑर्बिटल्स होंगे सीधा एस से 90 डिग्री पे एंगल पे ओवरलैप करते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता था NH3 का, जैसे हमने पढ़ा था NH3 का, तो 160 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट आता था, या
160 डिग्री 25 मिनट जो होता था अप्रोक्स, पर वो बाकी हाइड्राइड्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो सीधा 90 डिग्री पे ही ये ओवरलैप कर जाते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर इस चार्ट को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे इसमें हाइब्रिडेशन हो रहा है अमोनिया का, अमोनिया का हाइब्रिडेशन हो रहा है तो बॉन्ड एंगल नियरली 160 डिग्री का आता है, लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा कम हो गया। वैसे वाटर, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं तो थोड़ा ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से। तो कुल मिला के यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन हो रहा है H2O में भी और अमोनिया में भी, पर बाकी जो एलिमेंट होंगे जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनमें इनमें जो इनके हाइड्राइड्स हैं वो हाइब्रिडेशन नहीं करते हैं, वो सीधा पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये फॉस्फोरस का मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे जा चुके हैं, यानी लोन पेयर यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी जो पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स पी वाई पी जेड हमको पता है कि 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। वहीं पे एस क्या होता है, ओवरलैप करेगा अगर, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे के, तो नियरली 90 डिग्री एंगल बनता है। जैसे आप देख सकते हैं नियरली 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से होगा आर्सेनिक में भी और एंटीमनी में भी। और ऐसे ही सल्फाइड H2S की बात करेंगे तो इसमें भी यही होता है, नियरली 90 डिग्री 91 90 डिग्री। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ड्रैगोस कंपाउंड मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन किसमें, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। हाइब्रिडेशन नहीं करते तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं, बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री के इक्वली होता है। आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस यह याद रखना है कि 90 डिग्री के नियरली इक्वल होता है बॉन्ड एंगल ड्रैगोस कंपाउंड में। तो आई होप आपको ड्रैगोस कंपाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एंड करने से पहले लेक्चर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड पीओ बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। तो फॉस्फेट आयन का हम लोग हाइब्रिड अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा उसका हाइब्रिड। एक डबल बॉन्ड चारों जगह शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और 3 माइनस चार्ज, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो -3/4 का चार्ज आ जाएगा। अब -3/4 को अगर हम लोग लिखें तो नियरली वो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 0.75। तो फॉर्मल चार्ज तो -0.75 आया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बात करें तो एक सिग्मा है प्लस पाई जो है वो एक पाई 4 जगह शिफ्ट हो गया, यानी कि 1/4 पाई, यानी 1.25 इसका बॉन्ड ऑर्डर आया होगा। तो हमारा आंसर होगा 0.75 1.25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड। तो इसको सबसे पहले हम लोग चारों को बनाना पड़ेगा, अभी हालांकि हमने बनाया हुआ था, पर ClO4 की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से ClO4, ऐसे ही ClO3 जो होगा वो इस तरीके से ClO3, ऐसे ClO2, और लास्ट ClO माइनस जो होगा वो। तो हमने चारों बना लिए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल सिग्मा कितने, 4 सिग्मा प्लस 3 पाई डिवाइड बाई 4, यानी 7/4 बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे देखेंगे तो 3 सिग्मा प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 3, यानी कि 5/3। इधर देखें तो 2 सिग्मा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 3/2।
3/2 और इधर 1, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा होगा 4/7, 7/4, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर ऐसे, यानी ClO4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर ClO3 का, फिर ClO2 का और ClO1 माइनस का सबसे कम। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। So with this we come to the end of today's lecture. In today's lecture we discussed hybridization in the solid state, resonance and resonating hybrid, and also discussed Drago compounds. In the next lecture we will continue our discussion with the two very important concepts, bond angle and bond order. Till then, keep revising, keep learning and keep practicing. Your regular practice is the key to improving your concept. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe to the support channel. Thank you for watching and I will see you in the next lecture. Keep learning, keep growing. Thank you very much.